जो दारू का बोतल लेके बैठा था और दारू पीने वाले को, दारू बेचने वाले को आप एक तरफ प्रचार करते हैं और बिहार में गरीब के बेटा को अपमानित करके दोहन, शोषण और जेल भेजते हैं, उसका भी जवाब कुर्नी क्षेत्र की मतदाता करेंगे। दारू बेचने वालों को उम्मीदवार बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समर्थन दे रहे हैं। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता बुलाकर बेरोजगारी हो या फिर आपराधिक घटनाएं हो जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री को घेरने का काम किया है, तो वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि कृषि कानून को लेकर पूरे तरीके से घपला हो रहा है बिहार में। तो वहीं जिस तरीके से सुधाकर सिंह रहे उसको लेकर हम समर्थन करते हैं और उनके साथ खड़ा है विपक्ष। तो वही क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, वो सुने आप लोग। देखिए, एक तो अनुमंडलाधिकारी सीतामढ़ी के हैं, ऊपरी के, वो डीलर को उगाही के चक्कर में सस्पेंड किए हैं और उन्होंने सारा आवेदन प्रमाण दिया है। हमारी बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि हम पर हमला किया है। जो जंचता नहीं है कि डीलर एक एसडीओ पर, उनके साथ फोर्स भी रहते हैं, सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं, हमला करेगा। और ये मामला पहले भी वहाँ के माननीय विधायक ने डीएम के साथ बैठक में उठाए हैं, वो उससे संबंधित था। दूसरा, प्राथमिक शिक्षकों की 7वें चरण की बहाली को लेकर सरकार की मंशा साफ नहीं है। वो लोग भी आए हुए हैं कि जब पहले से नियमावली बनी हुई है, सरकार का 2-2 बार विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, जो अभी शिक्षा मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, उन्होंने ही क्वेश्चन विधानसभा में किया था, हम ही उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही कहा था, उसमें सरकार का आया हुआ है जवाब। सरकार का जवाब में देखिए कि शिक्षा मंत्री का आया हुआ है क्वेश्चन है, अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री का, और जो अभी वित्त मंत्री हैं माननीय विजय चौधरी जी, वो जवाब दिए हैं। साफ कह रहे हैं कि हमारे पास सीटीईटी दोनों तरह की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र अभ्यर्थी संतोषजनक संख्या में पहले से ही उपलब्ध हैं। और मैं फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन हुआ है, इसमें वीरेंद्र कुमार माननीय सदस्य हैं, उसमें साफ दे रहे हैं कि यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन पर आवश्यकता आधारित निर्णय लिया जाएगा। जब इन लोगों के द्वारा आश्वासन दिया गया, नियमावली बनी है, फिर इस तरह का खेल क्यों खेला जा रहा है? 10 लाख उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा घोषणा है और 10 लाख मुख्यमंत्री जी के द्वारा 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात हो रही है। तो ये तो 3.5 लाख लोग हैं, और ये जो पास हैं सीटीईटी पास हैं 1.5 लाख की संख्या है। ये छठा चरण में 15 दिन के लिए छूट गया था, कोर्ट में गया था। तो इस मामला को क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं? ये 34 दिन से लोग अनशन धरना कर रहे हैं, हमेशा ये मामला उठ रहा है, और ये नौकरी देने वाली सरकार अपने को घोषित किया है। तो क्यों नहीं, जो नियम से बना है, जिस पर सदन के अंदर आपने आश्वासन दिया है, तो क्या सदन में दिए हुए आश्वासन से विभाग भाग रही है? और जो माननीय सदस्य के रूप में वर्तमान शिक्षा मंत्री जी प्रश्न किए थे, अपने प्रश्न पर आज न्याय देने की बारी आई है, तो वो क्यों पीछे हट रहे हैं? ये गंभीर विषय है। इस मामले को हम लोग सदन में भी रखेंगे, और इसको अगर जो नौकरी देने वाले हैं, तो शिक्षकों की 1.5 लाख इन नौजवानों को पहले विज्ञापन निकालकर नौकरी प्रदान करें। फिर एक मामला उसी तरह का है। देखिए, कांग्रेस नहीं बनाई है, ये माननीय श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के कृपा से वो बने हैं। पहले भी उन्हीं की कृपा से वो मंत्री भी बने थे, राजनीति में प्रवेश भी किए, और कांग्रेस में भी उनका प्रवेश श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के कृपा से ही हुआ था, क्योंकि उनका सबसे विश्वसनीय लोग में अखिलेश बाबू थे, और अखिलेश बाबू बने हैं, हमारी शुभकामना है।
हमारी तरफ से है कि वो अच्छा काम करें, बंधुआ मजदूर बन करके न रहें, खुल करके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। ठीक है कि कोई न कोई किसी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करता है, लेकिन राजनीति हम सेवा के भाव से आए हैं, मेवा के लिए नहीं। और खुल करके हम जनता की सेवा करें, अपने छवि को निखारें। हमारी शुभकामना उनके उज्जवल भविष्य के लिए है। आज ललन बाबू भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है कि माननीय नीतीश कुमार जी के कृपा से वो भी बने हैं, उनको भी हमारी शुभकामना है, उनके भी उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि भगवान परशुराम के वंशज बनते हैं कि हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग, कई लोग हमसे प्रश्न किया, भारतीय जनता पार्टी जाति की व्यवस्था नहीं, जमात की व्यवस्था पर विश्वास करती है, लेकिन भगवान परशुराम के वंशज जो भी हैं हमेशा अत्याचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध में उसको लड़नी चाहिए। और धर्म के प्रति, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर जो भ्रष्टाचारियों को हम संरक्षित करते हैं, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी को हम संरक्षित करते हैं, तो वो भगवान परशुराम का वंशज नहीं हो सकता। वैसे लोग की आस्था अपनी कुर्सी के साथ होगा, वैसे लोग की आस्था न समाज के साथ होगा, न भगवान राम का, जिनके हम अनुयायी हैं। पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हम मर्यादा का पालन करते हुए राजनीति की पवित्रता को बरकरार रखेंगे। और भगवान कृष्ण का वो बांसुरी की माधुरता, सामाजिक सद्भाव को हम बढ़ाएंगे। अगर जो हम सामाजिक सद्भाव नहीं बढ़ाते हैं तो भगवान कृष्ण के भी वंशज नहीं हो सकते। और जो मर्यादा का पालन नहीं करता है वो भगवान राम का वंशज नहीं होगा। और जो धर्म के पथ पर हर वर्ग के, हर समाज के लोगों की रक्षा नहीं करता है वो भगवान परशुराम का वंशज नहीं होगा। नए 21वीं सदी में बिहार को बेहतर बिहार बनाने के लिए खुला चुनौती है मेरा कि धर्म के पथ पर मर्यादा के साथ, सामाजिक सद्भाव के साथ जातीय उन्माद पैदा करने वाला कभी भगवान कृष्ण का वंशज नहीं हो सकता। और जो भ्रष्टाचारियों की जमात के साथ संरक्षित करेगा वो भगवान राम का मर्यादा का पालन करने वाला लोग नहीं होगा। और भगवान परशुराम के वंशज अपना तुनुक मिजाजी त्यागे, लोगों से नफरत की भाव को हटाकर सबको साथ लेकर के बढ़ने का कार्य करे और बिहार में एक नया वातावरण बनाए। मैं भी उनके साथ में सहयोग करूंगा, ये मेरा वचन है। गंभीरता के साथ हमने कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मंगलवार का जन कल्याण संवाद को बुधवार को कर दिए कि अच्छा है। सोमवार को मुख्यमंत्री सुन लें, मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुन लें, बुधवार को नेता प्रतिपक्ष सुनेगा, ताकि जनता की भलाई हो। बिहार के अंदर जो कई महामारी के रूप में कई बीमारी उभर के आ रही है उसका निदान हो। लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति के लिए अगर जो जनता दरबार होगा, थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम भी है। वहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को बुलाया जाता है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग कार्यक्रम के तहत जन कल्याण संवाद में नो ऑनलाइन सिस्टम, नो रजिस्ट्रेशन, खुला दरबार है। कोई भी आकर के अपनी शिकायत, अपनी बात को, सरकार के भ्रष्टाचार को, खामी को रख सकते हैं। और मैं बिहार की जनता को आमंत्रित भी करते हैं कि पूरी तथ्य और प्रामाणिकता के साथ आएं। और हम जिस जिले के अंदर जाएंगे वहाँ भी प्रयास करेंगे 1 घंटे का जन कल्याण संवाद करने का, ताकि वहाँ की संबंधित जो लोग पटना नहीं आ सकते हैं उनको लगता है वो अपनी बात को रखें। सरकार और विपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष, संविधान का 2 आंखें हैं और लोकतंत्र की ये 2 आंखें जनता की सेवा में सेवक के रूप में काम करना चाहिए। और दोनों का धर्म और फर्ज बनता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जो लोक सेवक के रूप में काम करते हैं वो दोनों के पक्ष को ईमानदारी से सुने। जो भी लोक सेवक अगर जो आनाकानी किए
और सरकार की गुलामी की मानसिकता रखेंगे तो सरकार पलटने के बाद हम लोगों की सरकार बनने पर फिर ऐसे लोगों की खैर नहीं रहेगी। ये भी मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। लोक सेवक हमेशा लोक सेवा के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभावे, कुर्सी के प्रति वफादारी दिखाएगा तो वैसे वफादार लोग, वैसे भ्रष्ट लोगों को फिर हम बख्शेंगे नहीं। आवेदन है जिसमें साफ कह रहा है कि संविदा कर्मियों को मामला को लेकर के ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। न्याय देना, कानून का राज स्थापित करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, फिर इन लोगों को क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बीपीएससी से इन लोगों की एग्जामिनेशन हुई थी, रिजल्ट निकला है, फिर आपकी मनसा क्यों है? क्या नौकरी के बदले जमीन लिखाने की फिर मनसा है? क्या धालमेल आप यही लिए कर रहे हैं? जो एनडीए सरकार में भारतीय जनता पार्टी उस समय थी तो कम से कम ईमानदारी से नौकरी देने की बात पर जोर देता था। अब इन लोगों का जो निकला हुआ है उसमें क्यों आप दायां बायां कर रहे हैं? जमीन लेकर नौकरी देने की मनसा को सफल नहीं होने देंगे, या भाई भतीजावाद करने का खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए पुराने सारे रिजल्ट को रोकना चाहते हैं और सारे लोगों को बरगलाना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय आप ही मुख्यमंत्री थे, सिद्धांत की बात और जमीर की बात करते थे, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। आपका जमीर कहाँ सो गया है? इस मामले पर आपको जवाब देना होगा, चुप्पी तोड़ना होगा। और अगर जो आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि जो पूर्व की सरकार का दिया हुआ आश्वासन और बीपीएससी का रिजल्ट और निर्णय को आप लागू नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लोग भरोसा करेगा कि आप इन लोगों को 20 लाख लोग को नौकरी देंगे? और 20 लाख के एवज में तहसीलदारी का अगर जो आप छूट देते हैं और भाई भतीजावाद को प्राथमिकता देते हैं तो हम लोग मौन नहीं बैठने वाले हैं। विपक्ष पहले नई भूमिका निभाती थी, चुप मौन रहता था, इसलिए कभी कभी प्रशासनिक अराजकता फैल जाता था। लेकिन अब विपक्ष सजग है, आपके मौन को तोड़ेगा, सड़क से सदन तक पूरे मामला को हम लोग उठाएंगे। ये जहानाबाद कांड संख्या 1083/22 है। ये बच्ची स्कूल छोड़ दी है क्योंकि कुछ लफंगे, कुछ असामाजिक तत्व के लोग इनको तंग करता है। ये थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है 1083/22। अब वो लोग कह रहे हैं, जान मारने की भी धमकी दे रहे हैं। ये लोग छोड़ करके पटना है, माँ और बेटी दोनों, और कह रहे हैं कि मुझे न्याय चाहिए। ये सरकार में बैठे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दरबार लगता है और मंगलवार को सुनवाई करते हैं आरजेडी का। तो ये दहशत फैलाने में क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? वहां से हो करके आए, दोनों जगह से हो के आए हैं। और अगर जो इसको सुरक्षा, हमने बात भी किया है एसपी से, नहीं सुरक्षा प्रदान करेंगे तो फिर मैं जिला के अंदर भी जाऊंगा और इसके साथ कोई घटना घटित होगा तो सरकार की जिम्मेवारी तय होगी। सरकार को संज्ञान में लेना होगा, सरकार इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार होगा। इसी तरह से और कई देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करता है। भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी हार को ईवीएम पर दोषारोपण नहीं करता है। जो ईवीएम पर अपना रोने का माया रचते हैं वो सबक लें। जनता मालिक है, जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। जनता आपको हरा चुकी है। जनता का जनादेश, हम खुद 1 सप्ताह से ज़्यादा वहाँ रहे हैं, 44-45 गांव गए हैं और लोगों की भावना को सुने हैं, उत्साह को देखे हैं, उम्मीदवार के बारे में उसकी अच्छी सोच को देखे हैं। लोगों ने जिता दिया। आपने प्रशासनिक अराजकता, जातीय उन्माद पैदा करने के बाद भी आप हार रहे हैं, क्योंकि बूथ पर आपने जिस तरह से अघोषित कब्जा करने का 2005 के पहले का
वातावरण बनाने का खेल खेले हैं। और हमारे उम्मीदवार को जिस तरह से अति पिछड़ा का बेटा है और जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम आपके उम्मीदवार ने किया, और उस उम्मीदवार का प्रचार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपने किया, जो दारू का बोतल लेके बैठा था और दारू पीने वाले को, दारू बेचने वाले को आप एक तरफ प्रचार करते हैं और बिहार में गरीब के बेटा को अपमानित करके दोहन, शोषण और जेल भेजते हैं। उसका भी जवाब तुर्नी क्षेत्र की मतदाता करेंगे। वो भी एक नया वातावरण का संदेश जाएगा आपके पास। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटना हो रही है उसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। जिस तरीके से जनता दरबार लग रहा है इसको लेकर विजय कुमार सिन्हा ने तंज कसा है। तो वहीं उनका साफ कहना है कि जो लोग जाते हैं जनता दरबार में उनके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस दिखावा करती है। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कई सवाल खड़ा कर दिया है। तो वहीं विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार है शराब बेचने वाले को उम्मीदवार बनाती है और उसके बाद उसका समर्थन करती है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे विजय कुमार सिन्हा आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।